हेलो एंड वेलकम टू चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज यहाँ पर आपको रसायन विज्ञान का दूसरा लेक्चर यहाँ पर दिया जा रहा है। पहला लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, रेगुलर क्विज में पार्टिसिपेट करिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन एग्जाम से रिलेटेड होती है तो वहाँ पर आपको शेयर कर दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा लेक्चर। यह लेक्चर भी 20 मिनट का ही रखा जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हैवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट क्या है, कौन सा है। हैवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट कौन सा है? यूरेनियम है, याद रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछा गया है। ब्रोमीन हो गया, मरकरी हो गया, फ्रांसियम हो गया, सीजियम हो गया, गैलियम हो गया, रुबिडियम हो गया। ये सब लिक्विड फॉर्म में रहते हैं रूम टेम्परेचर पर। अभी के अभी नोट कर लीजिए, ब्रोमीन हो गया और मरकरी हो गया, फ्रांसियम हो गया, सीजियम हो गया, गैलियम हो गया, रुबिडियम हो गया, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये सब होते हैं द्रव अवस्था में, होते हैं रूम टेम्परेचर पर। ओके, आज हम लोग गैसों के आचरण से को पढ़ेंगे। जैसे इसमें कई नियम है। बायल का नियम है। बायल का नियम क्या कहता है कि स्थिर ताप पर, स्थिर ताप है तो ताप नहीं दिखाई देगा, यानी स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती, यानी ऐसे होता है। स्थिर ताप पर टी यहाँ नहीं लिखा है। स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन, आयतन V से दर्शाते हैं, वॉल्यूम V समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती ये होता है 1/P, ऐसे होता है, ठीक है। ये है बायल का नियम कि स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब V व्युत्क्रमानुपाती 1/P, ये होता है, ठीक है। दूसरा चार्ल्स का नियम। चार्ल्स क्या कहता है? यहाँ पर स्थिर ताप है, यहाँ पर स्थिर दाब है। चार्ल्स में स्थिर दाब है। स्थिर दाब पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है, यानी V अनुपाते यानी समानुपाते T स्थिर दाब है। ओके। एवोगाद्रो का नियम है कि समान ताप एवं दाब पर, समान ताप और दाब पर, ठीक है। जबकि बायल के नियम में स्थिर ताप था, चार्ल्स के नियम में स्थिर दाब था। एवोगाद्रो का नियम जो है कि यहाँ पर समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है। 1 ग्राम अणु का आयतन जो होता है 22.4 लीटर होता है। ओके। अवस्था का समीकरण यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। PV = NRT, PV = NRT। और गैसों के विसरण नियम से एक क्वेश्चन 2017 या 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर जिसको फार्मूला याद रहा होगा तो उसने तुरंत ऐसे ही R1/R2 = √d2/d1 फार्मूला याद होगा, वैल्यू रखने पर सीधे का सीधे, यानी ये देखेंगे आप लोग 17 में पूछा गया, 18 में UPPCS में, तो ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो गैसों का विसरण क्या है कि घनत्व में अंतर रहते हुए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गैसों के आपस में मिलने जुलने की स्वाभाविक प्रक्रिया को विसरण कहते हैं या डिफ्यूजन कहते हैं। एक दूसरे में मिलते हैं, यही गैसों का विसरण है। ग्राहम का गैसीय विसरण नियम क्या है कि नियत ताप एवं दाब पर, नियत ताप और दाब पर गैसों के विसरण की आपेक्षिक गतियां उनके घनत्वों अथवा अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। यही है R1/R2 = √d2/d1 = √m2/m1, ये अणुभार है और ये घनत्व d2/d1 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। अगर आपको ये याद हो जाए तो आप आसानी के साथ क्वेश्चन कर सकते हैं। याद रखिएगा, नियत ताप एवं दाब पर गैसों के विसरण की आपेक्षिक गतियाँ उनके घनत्वों तथा अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी R1/R2 = √d2/d1, ठीक है। जब ये पूछेगा D घनत्व दिया रहेगा तो ये फार्मूला लगा देंगे, और अगर ये नहीं दिया रहेगा तो =√m2/m1 अगर अणुभार दिया हुआ है तो, ठीक है। तो यहाँ पर कई चीज़ें आपने देखा गैसों के से रिलेटेड। बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगाद्रो का नियम। एवोगाद्रो का 22.4 लीटर में देखिए इतना ये वैल्यू होती है। एवोगाद्रो संख्या जो होती है उसका 6.022 × 10⁻23, ठीक है, ये होती है वैल्यू। कभी कभी पूछा जा सकता है, UPSC के एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण, इनके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं देखेंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखेंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी आपको याद होनी चाहिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी, जैसे हम लोग जब 11th-12th में थे, 11th-12th क्या 10th में थे, 10th क्लास में थे, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी याद करवाई गई थी। जैसे एक ट्रिक थी फसल बर आई, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस प्रकार के कई ट्रिक थी, तो हम लोग याद किए थे और क्वेश्चन पूछा जाता था। आज भी आपको याद होनी चाहिए। तो मेंडलीव का आवर्त नियम, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या है?
1869 में इनका नाम मतलब इन्होंने दिया था। ये रशियन वैज्ञानिक थे, डी.आई. मेंडलीव। ओके, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। यही है, ये पॉइंट याद रखिएगा। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। ये मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऐसी चीज़ें थीं, ठीक है। लेकिन और चीज़ें आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ये 11th-12th में केमिस्ट्री में पूछा जाता है, ऐसे नहीं, बस इतना याद रखिए। रशियन वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपनी आवर्त सारणी दी थी। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जो है कि मोसले ने दी थी। यहाँ पर हमने देखा है कि परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, लेकिन ये परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी एटॉमिक नंबर वो परमाणु भार पे थी, ये परमाणु संख्या के आधार पर है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है 1913 में मोसले के नियम पर आधारित है। मोसले तो हमने देखा क्या कि मेंडलीव की आवर्त सारणी पहले थी। मेंडलीव की जो कब उन्होंने दिया था, 1869 में दिया था ना। 1869 में रसिया के हैं, परमाणु भारों के आवर्त फलन था उनका, ठीक है। भौतिक तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन थे। लेकिन यहाँ पर जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो है कि परमाणु संख्या के आधार पर है। मोसले के नियम पर आधारित है। तो आप बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्तमान तत्व ज्ञात हैं, वर्तमान ज्ञात तत्व कौन कौन से हैं, ठीक है। 2014 या 15 में 2014 में 4 और तत्वों को ऐड किया गया, तो जिससे इसकी संख्या बढ़ गई। आप लोग कमेंट करिएगा। ओके, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर मेटल की बात करें, मेटल में प्लेटिनम सबसे हार्डेस्ट है, ठीक है, मेटल। लेकिन नॉन मेटल की बात करें तो डायमंड सबसे हार्डेस्ट है, ठीक है। एमंग नॉन मेटल्स डायमंड सबसे हार्डेस्ट है, मेटल में प्लेटिनम सबसे हार्डेस्ट है। ओके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर एक चीज़ है आयनन विभव, आयोनाइजेशनल पोटेंशियल। ये क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आयनन विभव, आयोनाइजेशनल पोटेंशियल क्या है कि ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा है जो तत्व की एक गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल बाहर करने के लिए आवश्यक है। मतलब कि ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा है, कम से कम ऊर्जा जो चाहिए, यही आयोनाइजेशनल पोटेंशियल आयनन विभव है। जो तत्व की एक गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन बाहर करने के लिए आवश्यक है, यही आयनन विभव है। एक इलेक्ट्रॉन बाहर करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता वही आयनन विभव है। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, उदासीन परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्या होता है, उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। जब उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। जो उत्पन्न ऊर्जा होती है जब ग्रहण करता है एक इलेक्ट्रॉन, तो जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उसी को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। और सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। किसकी होती है, क्लोरीन की होती है, ठीक है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, क्लोरीन की होती है, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, विद्युत ऋणात्मकता की बात करें, विद्युत ऋणात्मकता में भी महत्वपूर्ण है। किसी तत्व की परमाणु की वह क्षमता जिससे वह साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचती है उसे उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ओके, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसी तत्व की परमाणु की वह क्षमता, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 3 चीज़ें देखी, अब तीनों को देख लेते हैं क्या है। हमने देखा है कि आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता। आयनन विभव क्या है, ऊर्जा की वह मात्रा जो तत्व की एक गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है कि जब उदासीन परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उदासीन परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसी तत्व की परमाणु की वह क्षमता जिससे वह साझेदारी की इलेक्ट्रॉन की जोड़ी को अपनी ओर खींचती है उसे उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इसको याद रखिएगा। और मेटल वगैरह के बारे में हमने बताया कि नॉन मेटल में डायमंड सबसे हार्डेस्ट है, और मेटल की बात करें तो प्लेटिनम सबसे हार्डेस्ट है। ओके, अब यहाँ पर कुछ रासायनिक बंधन के बारे में है, तो ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं देखेंगे, सीधे थोड़ी सी चीज़ें हैं यहाँ पर देखते हैं। रासायनिक बंधन जो है कि एटॉमिक बॉन्ड जो बोलते हैं, वैद्युत संयोजी बांध 3 प्रकार के होते हैं, सहसंयोजी बांध और उप सहसंयोजी बांध। इनके बारे में बहुत कम देखेंगे। जालक ऊर्जा क्या है, चालक ऊर्जा क्या है, किसी रवा यानी क्रिस्टल के आयनों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं, जालक ऊर्जा कहते हैं। किसी रवा या क्रिस्टल के आयनों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक अलग करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसी को ही जालक ऊर्जा कहते हैं, ठीक है।
ठीक है। अब येलो कलर स्ट्रीट लाइट में जो लगे रहते हैं, येलो कलर जो होता है वो सोडियम वेपर की वजह से होता है, ठीक है, ओके। और यहाँ पर वाइट कलर जो मरकरी की वजह से होता है, ये तो पता है, हम लोग फिजिक्स में इसको पढ़े हैं, ओके। यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हैं ये देखिए, लिखा है कि स्टेनलेस स्टील जो होती है उसको नॉन मैग्नेटिक बनाने के लिए निकिल का यूज होता है, निकिल का यूज होता है, निकल निकल निकिल, ओके। और रस्ट फ्री बनाने के लिए, रस्ट फ्री जंग ना लगे, आयरन को रस्ट फ्री बनाने के लिए क्या किया जाता है, जो स्टेनलेस स्टील होता है उसमें क्रोमियम मिक्स किया जाता है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टेनलेस स्टील नॉन मैग्नेटिक बनाने के लिए निकिल का यूज होता है, निकिल का। और आयरन को रस्ट फ्री बनाने के लिए जो स्टेनलेस स्टील होता है उसमें क्रोमियम यूज किया जाता है। और स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, आयरन होता है, क्रोमियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कार्बन होता है। याद रखिएगा, आयरन 89.4% है, फिर क्रोमियम 10%, फिर मैग्नीशियम, फिर कार्बन होता है, ओके। निकिल क्या करते हैं, नॉन मैग्नेटिक बनाने के लिए। क्रोमियम किस लिए होता है, रस्ट फ्री बनाने के लिए। याद रखिए, अभी कभी स्टेनलेस स्टील को नॉन मैग्नेटिक बनाने के लिए क्या करते हैं, निकिल यूज करते हैं। रस्ट फ्री बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील को क्रोमियम यूज करते हैं। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीशियम, कार्बन, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीशियम, कार्बन। अभी के अभी याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं अम्ल, भस्म एवं लवण की बात करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, पता ही होगा। अम्ल क्या है, अम्ल वे यौगिक होते हैं जिनमें हाइड्रोजन प्रतिस्थाप्य के रूप में रहता है, हाइड्रोजन प्रतिस्थाप्य के रूप में रहता है, वे अम्ल होते हैं। अम्ल क्या है, जिसमें हाइड्रोजन रहता है, प्रतिस्थाप्य के रूप में रहता है। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। ये अभी तक पूछे नहीं गए हैं, ये आने वाले समय में पूछे जाएंगे। अब तक तो अम्ल पूछा गया, एसिटिक अम्लीय, अम्लो अम्ल, अब ये पूछे जाएंगे। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है, याद रखिएगा। और बारस्टेन और लॉरी के सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है, ठीक है। अम्ल क्या है, अम्ल वे यौगिक हैं जिनमें हाइड्रोजन प्रतिस्थाप्य के रूप में रहता है। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। बार्नस्टेन एवं लॉरिस के सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटीन प्रदान करने की क्षमता रखता है। और लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। अब यहाँ पर कई सिद्धांत हैं, आर्हेनियस, बार्नस्टेन, लॉरी, लुईस इलेक्ट्रॉनिक। अब चीज़ें यहाँ पर कंफ्यूज होती हैं कि किसने क्या बताया है, और यही कन्फ्यूजन की वजह से, इसी कन्फ्यूजन की वजह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी नहीं पूछा गया है क्वेश्चन ये, ठीक है। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल एक ऐसा यौगिक है जिसमें जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। आर्हेनियस कह रहे हैं कि H+ आयन देता है जल में घुलकर। बार्नस्टेन और लॉरी क्या कहते हैं, बार्नस्टेन और लॉरी के सिद्धांत के अनुसार क्या कह रहे हैं, बार्नस्टेन और लॉरी के सिद्धांत के अनुसार क्या है कि जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान की क्षमता रखते हैं वही अम्ल होते हैं। और लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वो यौगिक हैं जो इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी को स्वीकार करने की प्रवृत्ति रखते हैं, प्रवृत्ति होती है, ठीक है। अब आपको याद करना होगा, ये आपका काम है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ठीक है। और खाने में काम आते हैं। अम्ल आपको पता है खट्टा दूध होता है लैक्टिक अम्ल के कारण, सिरका एवं अचार विनेगर और अचार जो है कि एसिटिक अम्ल के कारण, सोडा वाटर एवं अन्य पेय पदार्थ जो होते हैं उसमें कार्बनिक अम्ल होता है, अंगूर में टार्टरिक अम्ल होता है, सेब में मैलिक अम्ल होता है, नींबू एवं नारंगी में साइट्रिक अम्ल होता है, खाना पचाने में HCl अम्ल का उपयोग होता है। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो शरीर के किस अंग से स्रावित होता है, हमने बायोलॉजी पढ़ाया था, उसमें बताया था, आप लोग कमेंट करिएगा। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है, ये भी याद रखिए। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने के पहले लोहा को साफ करने के लिए H2SO4 और HNO3 प्रयोग किया जाता है। कपड़े से धब्बे, जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल प्रयुक्त होता है, तो ये सब याद रखिए। सिरका एसिटिक अम्ल, संतरा सिट्रिक अम्ल, इमली टार्टरिक अम्ल, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल, दही खट्टा लैक्टिक अम्ल। और एक याद रखिए, दुर्गंध युक्त मक्खन जो होता है उसमें ब्यूटा एरिक अम्ल होता है, दुर्गंध युक्त मक्खन में ब्यूटा एरिक अम्ल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर चीज़ें लिखी गई कि अम्लराज क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण, कई बार पूछा गया है। अम्लराज क्या है कि 3:1 यानी 3 HCl का 1 HNO3 नाइट्रिक अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब एक साथ मिक्स करते हैं तो उसको एक्वारेजिया कहते हैं। और ये क्या करता है, सोना एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है, गला देता है, ठीक है। तो 3:1 HCl 3:1 HNO3 होगा, तो क्या उसको बोलते हैं, अम्लराज बोलते हैं, एक्वारेजिया बोलते हैं। सोना और प्लेटिनम को गलाने में यह समर्थ होता है, ओके। अब बात करते हैं, अम्ल तो आपने देख लिया, अब बात करते हैं भस्म की। भस्म यानी बेस, ठीक है। कहाँ गई पेन हमारी,
हाँ आ गई। भस्म क्या है? बेस जिसको बोलते हैं, क्षार। ऐसा यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल देता है भस्म कहलाता है। बार्नस्टेन-लारी के सिद्धांत के अनुसार वह यौगिक जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता हो भस्म कहलाता है। बार्नस्टेन-लारी उसमें कह रहे थे कि प्रोटॉन को प्रदान करने की क्षमता हो वो अम्ल कहलाते हैं, यहाँ क्या कह रहे हैं कि प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता हो वो भस्म कहलाते हैं यानी क्षार कहलाते हैं। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जर जोड़ी प्रदान करने की क्षमता होती है, और उसमें क्या कह रहे थे, अम्ल में क्या कह रहे थे कि एक निर्जर जोड़ी को ग्रहण करने की क्षमता होती है। ठीक है, ठीक है। और भस्म दो प्रकार के हैं, जल में विलेय होते हैं कुछ और जल में अविलेय हैं। जल में विलेय जैसे कि, और वो ऐसे वो लाल नीले लिटमस को लाल कर देता था, ये लाल को नीला कर देता, सीधे उल्टा चीज़ें हैं। स्वाद में कड़वा होता है, कड़वाहट होती है, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ओके, ये पूछे जाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये रासायनिक सूत्र क्या है, रासायनिक फार्मूला क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। OH जो होता है उसको हाइड्रोक्साइड कहते हैं, Na सोडियम होता है, ठीक है। K क्या होता है, पोटेशियम होता है, OH हाइड्रोक्साइड, तो इसलिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ओके, जल में अविलेय कुछ हैं, जिंक ऑक्साइड और ये सब लिखे हुए हैं यहाँ पर। कुछ प्रमुख भस्मों के उपयोग जो हैं यहाँ पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ट्वाइस यहाँ पे होता है। घरों में चूना पोतने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, जल की मृदु बनाने में, गारा एवं प्लास्टर बनाने में, चमड़ा के ऊपर का बाल साफ करने में, अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी करने में इसका यूज होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें रखी गई हैं। टार्टरिक एसिड यूज टू मेक बेकिंग पाउडर, NaHCO3। बेकिंग पाउडर क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ना, NaHCO3, ये याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं। अब जैसे NaHCO3 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता तो NaOH होता, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो CaOH ट्वाइस है। ओके, सोल्डर जो होता है, सोल्डर उसमें टिन और लेड का बना होता है, टिन और लेड का बना होता है। ब्रोंज जो होता है कॉपर और जिंक का होता है, ब्रास जो होता है कॉपर और जिंक का। जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक निकिल का, ठीक है, ठीक है। जिसमें सिल्वर नहीं पाया जाता, जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना पाया जाता क्वेश्चन पूछा जाता, जर्मन सिल्वर में सिल्वर कहाँ है, कॉपर जिंक और निकिल है, सिल्वर तो है ही नहीं। ओके, कास्टिक सोडा NaOH साबुन बनाने में, दवा बनाने में, कारखानों को साफ करने में, पेट्रोलियम साफ करने में, कपड़ा में कागज़ बनाने में। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा इसको बोलते हैं, याद रखेंगे आप तो सही रहेगा, बार बार आपको पढ़ना होगा NaOH। ओके, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस, पेट की अम्लता को दूर करने में, ठीक है, पेट की अम्लता को दूर करने में MgOH ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसी को बोलते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आपको याद करना होगा, कोई आपको एग्जाम निकालने तो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। साल्ट की बात करें, अम्ल एवं भस्मिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल का निर्माण होता है, जैसे NaOH प्लस HCl, NaCl नमक हो गया, H2 अलग हो गया, ठीक है। अम्ल और भस्म को जब मिलाते हैं तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl अम्ल है, ये क्या है, क्षार है, ठीक है, बेस है, तो NaCl यानी नमक हो गया। ओके, ठीक है। कुछ प्रमुख इनके उपयोग जो हैं, जैसे साधारण नमक या सोडियम हाइड्रोक्साइड खाने के रूप में होता है, आचार के परीक्षण में, खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3, धामन सोडा या सोडियम कार्बोनेट Na2CO3×10H2, कपड़ा धोने में इसका उपयोग होता है। कास्टिक सोडा NaOH, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग अपमार्जक चूर्ण बनाने में। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 बारूद बनाने में इसका उपयोग होता है। ओके, pH स्केल होती है, pH स्केल भी होती है ना, pH स्केल, तो यहाँ पे देखना ज़रूरी है। pH स्केल आपको पता होगा, अगर होता क्या है 0 से ये 14 तक, और ये आ गया आपको 1 तक, 1 मान लीजिए, मतलब कि सॉरी 1 से 14 तक, 1 से 14 तक, तो ये 7 है, ठीक है। 7 के बाद जो होते हैं बेसिक होते हैं यानी क्षारीय होते हैं, और इसके नीचे जो होते हैं अम्लीय होते हैं। ओके, वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम होता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है, यानी 5.7 से जितने कम होंगे 7 पे होंगे, इधर जितने रहेंगे वो अम्लीय होंगे। ओके, हमारा शरीर 7.0 से 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल pH परास में ही जीवित रह सकता है, ठीक है। ये pH स्केल होती है। ओके, pH परिवर्तन के कारण दंत क्षय होता है। मुंह के pH का मान अगर 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल जो होता है कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, हम बताए हैं बायो में। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह के pH का मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर अलग अलग अम्ल दिए हुए हैं, जैसे
किसका कितना पीएच मान है, समुद्री जल 8.4 है, क्षारी है, ठीक है। रक्त का होता है 7.4, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। हमारे मुंह की लार जो होती है, सलाइवा जो 6.5 है, दूध 6.4 होता है, लैक्टिक एसिड, मूत्र 6, शराब 2.8 उसका वो अम्लीय होता है, सिरका 2.4 होता है, नींबू 2.2 होता है। ओके, कभी खेलिएगा, एक होता है नींबू से खेलते हैं, नींबू कट करके मतलब अपने मुंह में डालेंगे तो चेहरा बनाते हैं लोग, इस प्रकार के भी गेम होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ तक आज रखते हैं, कल विलेन वगैरह देखेंगे, थोड़ा बहुत देखेंगे, विलेन में इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो संभवतः आपको बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पर जानने को मिल गई। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब जो फार्मूले हैं, केमिकल फार्मूले, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सुमेलित करने के लिए। मिल का मैग्नीशिया MgOH ट्वाइस, ये आपको पता होना चाहिए। टार्ट्रिक एसिड, यहाँ पर सोल्डर, ब्रोंज, ब्रास, जर्मन सिल्वर, सबके बारे में यहाँ पर बता दिया गया। लेक्चर 20 मिनट से ऊपर जा रहा है, और 20 मिनट ही इसलिए रखना है क्योंकि इंटरनेट की समस्या है। उसके ऊपर का लेक्चर हो जाता है 40 मिनट, 1 घंटे का लेक्चर अगर हो जाता है तो अपलोड करते करते क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, और 1 GB 2 GB डेटा निपट जाता है, फिर कैंसिल हो जाता है, फिर से होता है। इसलिए छोटा लेक्चर होता है, जल्दी अपलोड हो जाता है। ओके, तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, रेगुलर क्विज में पार्टिसिपेट करिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपको ही फायदा होगा। और जो लोग पूरे तरीके से शुरू से जब तक शुरू हुआ है, अभी 1 महीना हुआ है, पूरा 1 महीने हुए हैं, आज है 5 अप्रैल, 5 अप्रैल को पूरा 1 महीना हुआ है, और 1 महीने में लगभग बहुत सी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। आपकी करंट अफेयर कंप्लीट हो चुका है, सब कुछ कंप्लीट लगभग चल रहा है। फिजिक्स हो चुका है, बायोलॉजी हो चुका है, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।